चलो let us start now. So basically on page number 148 what you will find 43A, section number 43A दिख रहा है. सिंपल सी बात बोलता है कि इफ यू हैव एक्वायर्ड असेट, आपने क्या किया, एसेट एक्वायर किया है. यू हैव एक्वायर्ड एनी असेट, स्पेसिफिकली बोला है एनी असेट, तो हाईलाइट दैट वर्ड एनी असेट. अब ये असेट आप फॉरेन कंट्री से एक्वायर करते हो, वेदर बाय पेइंग द कैश और इन क्रेडिट फॉर्म, कैसे भी एक्वायर करो, कैश फॉर्म में एक्वायर करो, क्रेडिट फॉर्म में एक्वायर करो, दैट डजंट मैटर. बट मैम जब हम एक्चुअल पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, फ्लक्चुएशन ऑफ रिजर्व क्या होता है, एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज का फ्लक्चुएशन होता है. और फॉरेन एक्सचेंज की फ्लक्चुएशन से माइट भी जब मैं एक्चुअल में पेमेंट करूंगी तो फ्लक्चुएशन आएगा. तो सिंपल सा बोलता है कि अगर तुमने क्या किया, या तो लोन पे फॉरेन एसेट को लिया है, लोन, और अगर लोन पे नहीं लिया है फॉरेन एसेट को तो किस पे लिया है मैम, लोन पे नहीं ले रहे हो फॉरेन एसेट तो तुम किसके ऊपर ले रहे हो, सेकेंड चीज क्रेडिट. बात तो ये हो रही है कि द थिंग इज पैसा हमारा नहीं लग रहा है, लोन है, चाहे क्रेडिट फॉर्म में या फिर ऐसे. तो इन सच केस में बोलते हैं अगर लोन पे लिया है तो जब भी एक्चुअल पेमेंट करोगे और जो फ्लक्चुएशन आएगा एक्चुअल कॉस्ट में एडजस्ट होगा, एक्चुअल कॉस्ट में एडजस्ट होगा. तो मैम अगर मैं एसेट एक्वायर करती हूँ, यस यू एक्वायर द एसेट. मैम ये एसेट हम कब एक्वायर कर रहे हैं, ये एसेट आप एक्वायर कर रहे हो पॉइंट नंबर 1, जब क्या हो रहा है, लोन पे आपने एसेट को एक्वायर किया और इसमें जो भी फ्लक्चुएशन होगा दैट फ्लक्चुएशन विल बी एडजस्टेड टू द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द एसेट, दैट इज इट. अब इसमें हाईलाइट क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हाईलाइट एनी एसेट, पेज नंबर 148, हाईलाइट एनी एसेट. Any asset acquired loan in foreign currency for foreign supplier credit, then loss gain, तो नीचे लिखा है ना एरो करके देखो, एक्चुअल पेमेंट है, वहां एक्चुअल पेमेंट पे डायरेक्ट एरो कर दो, लॉस गेन एक्चुअल पेमेंट पे, ऑन एक्चुअल पेमेंट नीचे दिख रहा है नोट्स में पॉइंट नंबर 1 में एक्चुअल पेमेंट. सो लॉस गेन ऑन एक्चुअल पेमेंट. देन पॉइंट नंबर 2 पे आ जाओ, गेन रिड्यूस फ्रॉम ब्लॉक ऑफ एसेट, गेन रिड्यूस फ्रॉम ब्लॉक ऑफ एसेट, loss add to block of asset, loss added to block of asset. डन, ये हो गया. देन हम इसके बाद क्या 43AA भी है. तो 43AA क्या बोलता है, एनी गेन और लॉस दैट अराइज ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट. कभी भी किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन, अब यहाँ पे स्पेसिफिकली ये नहीं बोला कि एसेट यू हैव एक्वायर्ड ऑन लोन, अब वो एसेट एक्वायर्ड ऑन लोन की बात नहीं कर रहा है, ये बोल रहा है कोई भी ट्रांजैक्शन हो सकता है, एनी ट्रांजैक्शन. और किसी भी ट्रांजैक्शन से क्या हुआ है, गेन और लॉस ड्यू टू द फॉरेन एक्सचेंज, ड्यू टू फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज से कुछ भी गेन होता है, कुछ भी लॉस होता है, तो वो आईसीडीएस के अकॉर्डिंग या पीएनएल में बुक होगा. सिंपल सी बात है. मैम असेट रिलेटेड क्या होगा, असेट रिलेटेड ऑलरेडी टोल्ड, ब्लॉक ऑफ असेट से एडजस्ट होगा. मैम फोकस ऑन द वर्ड ब्लॉक ऑफ असेट, नॉट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द असेट. ब्लॉक वाइज चल रहे क्योंकि मैम यहाँ डब्ल्यूडीवी का कॉन्सेप्ट है, एसएलएम का कॉन्सेप्ट नहीं है. मैम दूसरा बोलते हैं कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन किया फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस है, दैट विल बी बुक्ड एज एन इनकम और गेन एज पर आईसीडीएस. तो हाईलाइट क्या करना है, गेन लॉस, हाईलाइट गेन, हाईलाइट लॉस. सुष्मित जल्दी निकालो तुम्हारा हाइलाइटर. गेन लॉस, change in foreign exchange rate, gain or loss, change in foreign exchange rate, treated income gain, treated income gain, in accordance ICDS, in accordance ICDS. Is it elementary? Exactly. ये अब elementary से छोटे-छोटे से sections है, that is actually ठीक है वाले. मैम 41 क्या डीम्ड पीजीबीपी.
Now I want you to read this entire PGPP except 41.3, except 41.3. वो रीड मत करना, बाकी सारा रीड करके बताओ कि आता था क्या ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस समवेयर. हैव अ क्विक रीडिंग. Done, ma'am. Is it something we already know? If any cessation of liability is there, कुछ भी लाइबिलिटी जो ऑलरेडी बुक कर ली थी अब वो कम हो गई है बिकॉज जब परचेस क्रेडिट परचेस किया होगा ट्रेडिंग में यू वुड हैव टेकन द एक्सपेंसेस. तब ले लिया होगा ना ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट परचेस यू वुड हैव बुक मतलब एक्सपेंस कंसीडर कर लिए थे. अब अगर वो एक्सपेंस तुमको बोल दिए कि वेवर ऑफ लोन, वेवर ऑफ एनी लाइबिलिटी, तो उसका मतलब दैट इज नथिंग कंसीडर्ड टू बी डीम्ड इनकम. क्यों मैम डीम्ड क्यों बोल रहे हो, ऐसा क्यों बोल रहे हो डीम्ड? समझो मेरी बात. जब तुमने क्रेडिट परचेस किया था दैट वाज एन एक्सपेंस. समझ रहे हो? क्रेडिट परचेस इज एन एक्सपेंस फॉर मी, तो वो डेबिट होना चाहिए था. यस दैट इज ट्रू मैम. उसके बाद अब वो क्या हो गया है, कंसिडर्ड एज वेवर कि नहीं देना मुझे. सपोज मैंने 10,000 यूनिट आई हैव परचेज, मैंने क्या किया, आई हैव परचेज 10,000 यूनिट्स. 10,000 यूनिट्स में से 3,000 आर डिफेक्टिव. तो मैंने बोला लेके जाओ यहाँ से, प्लीज टेक ऑल दिस यूनिट्स बिकॉज इट इज डिफेक्टिव. 3,000 आई विल नॉट कीप. वो बोल रहा है मैं वापस लूंगा. दैट विल बी एक्चुअली अ लॉस फॉर मी, वो और लॉस हो जाएगा मेरे लिए. तो इंस्टेड ऑफ पेइंग मी एंटायर अमाउंट, पे मी ओनली 30%. सिर्फ 30% पे करूँ तो मैम अगेन दैट इज अ डिस्काउंट फॉर मी, 70% डिस्काउंट. बट एक्चुअल में तुम देखो ना कि ये पीजीपीपी का कंसिडर करना पड़ रहा है. ये कोई तुम्हारा काम नहीं था कि डिफेक्टिव पे यू विल अर्न डिस्काउंट. दिस इज नॉट योर जनरल नेचर का इनकम. तो बोलते हैं दिस टाइप ऑफ इनकम व्हेन वेवर हुआ है, ये एक्चुअल में वेवर है. जो एक्सपेंस होना चाहिए था वो एक्सपेंस नहीं हो रहा है. जो लाइबिलिटी यू वुड रिक्वायर टू पे यू आर नॉट पेइंग, दैट इज डीम्ड पीजीपीपी. मान लिया कि ये पीजीपीपी. Understood? Why? Because it is related to business. Because what? It is related to business. Ma'am, highlight क्या करना चाहिए? ACC was allowed a deduction in earlier year. तो highlight क्या करोगे? Deduction, allowed deduction earlier year. Allowed deduction earlier year. अब चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, लॉस हो, नेचर मतलब देखो बस डिडक्शन अलाउ हुआ था अर्लियर ईयर में.
Then now during current previous year, refund, remission, refund or remission, if refund or remission टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी, मतलब जो पहले डिडक्शन था अगर अब वो रिफंड हुआ है, उसका रिमिशन हुआ है, दैट विल बी कंसिडर्ड पीजीबीपी। ठीक है, चलो। चिराग, फ्रैंक, डेली, आई वुड नॉट से दिस थिंग दैट यू हैव टू कीप योर वीडियो ऑन। ठीक है, चलो मैम, ये वेवर ऑफ लोन क्या था? वेवर ऑफ लोन हैव यू कंसिडर? चेक कर लिया वेवर ऑफ लोन? वेवर ऑफ लोन में क्या था मैम? इवन आई हैव टेकन लोन फ्रॉम गवर्नमेंट, इफ इट इज अ वेवर it will be considered taxable and it is your income. Ma'am, again waiver of loan, and that loan I have taken as a working capital loan, मेरा working capital loan था, that is also considered as taxable. waiver तो taxable है। मैम अगेन वेवर हुआ है लेकिन इंटरेस्ट पार्ट का वेवर हुआ है मैम, इसमें नॉन टैक्सेबल लिख दिया। मैम देन कैपिटल नेचर का लोन है तो भी नॉन टैक्सेबल लिख दिया, ये क्या हो गया? कुछ लोन को दे आर सेइंग कि टैक्सेबल, कुछ लोन को बोलते हैं नॉट टैक्सेबल। इंटरेस्ट पार्ट के लिए कुछ और ही बात कर रहे हैं, तो अब उसको थोड़ा सा समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलता है वेवर ऑफ लोन बाय गवर्नमेंट। मैम गवर्नमेंट को मुझे कुछ पेमेंट करना था, आई वॉज रिक्वायर्ड टू मेक सर्टेन पेमेंट टू गवर्नमेंट, इट कुड बी ऑफ एनी नेचर। अब गवर्नमेंट से मैंने लोन लिया, गवर्नमेंट से लोन लेके गवर्नमेंट कहता है कि सपोज यू हैव टेकन लोन फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, तो बोलता है क्या कि वेवर, तो वो बोलते हैं कि सिंपली अगर गवर्नमेंट ने कोई भी लोन दिया है वो वेवर हो रहा है तो वो इनकम कंसिडर होता है, इट वुड बी कंसिडर्ड एज इनकम। सेक्शन 224 क्या है? सेक्शन 224 इज द डेफिनेशन ऑफ इनकम। सबसे पहले तो ये बता रहा है कि अगर लोन का वेवर है तो लोन का वेवर इज कंसिडर्ड एज इनकम अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 24। 224 इज नथिंग बट डेफिनेशन ऑफ इनकम। सेकेंड मैम, अगर हम ये बोले कि वर्किंग कैपिटल लोन आई हैव टेकन, मैंने वर्किंग कैपिटल लोन लिया, तो यू शुड अंडरस्टैंड वर्किंग कैपिटल लोन मीन्स डायरेक्टली रिलेटेड टू बिजनेस। बिजनेस के डे टू डे बिजनेस के लिए यू आर टेकिंग वर्किंग कैपिटल लोन, तो मैम वर्किंग कैपिटल लोन में एक पोर्शन प्रिंसिपल का होगा, एक पोर्शन इंटरेस्ट होगा। अब ध्यान से सुनना मैम, इफ आई टॉक अबाउट इंटरेस्ट, आपने बहुत अच्छे से 43B में ये तो बताया था कि इफ यू टेक लोन फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस 43B अप्लाइज। मैम अभी हमने पेमेंट नहीं किया, वी हैव नॉट येट डन द पेमेंट, वुड आई गेट एनी डिडक्शन? इसका मतलब ऑलरेडी तो तुम टैक्स पे कर चुके हो उस इंटरेस्ट पे। बिकॉज द डिडक्शन इज नॉट अलाउड, दैट मीन्स योर प्रॉफिट हैज बीन इंक्रीज। जब डिडक्शन अलाउ नहीं हुआ तो प्रॉफिट इंक्रीज हुआ, उसका मतलब तो यू हैव ऑलरेडी पेड द टैक्सेस। तो अगेन इफ देयर इज रिमिशन ऑफ दैट इंटरेस्ट, वुड यू अलाउ अगेन कि चलो चलो बेनिफिट देते हैं, कुछ टैक्सेबल नहीं, because already tax pay कर चुके हो, because under 43B interest was not paid by you और interest to the nationalized bank not paid by you का मतलब ही क्या है कि taxable, we will not allow it as an expense, वो expense की तरह allow नहीं होगा। तो मैम expense की तरह allow नहीं होता, I have already paid the taxes, अब मैम remission कर दिया, तो remission करने पे क्यों लिखा है not taxable? because already you have paid taxes on that amount, understood that? मैम प्रिंसिपल अमाउंट पे आ जाए तो प्रिंसिपल अमाउंट, मैम प्रिंसिपल अमाउंट का रिमिशन किया, तुम बताओ प्रिंसिपल कभी भी यू बुक इन पी एंड एल? प्रिंसिपल तो कभी भी पी एंड एल में नहीं आता, तो जब हम प्रिंसिपल कभी पी एंड एल में नहीं आता, इसका मतलब एक्सपेंस का डिडक्शन तो कभी होना ही नहीं था ना उसका। पी एंड एल में जब समथिंग इज नॉट एट ऑल कमिंग, तो हाउ वुड यू बुक द एक्सपेंस का डिडक्शन? इंटरेस्ट का डिडक्शन अलाउड होता है 43B में, but principal never comes in your P&L because it is a capital nature, तो इसलिए तो बोला yes, if remission in principal it will be deemed income, तब वो deemed income है। then ma'am what about capital nature का loan? capital nature का loan why not taxable?
मैम अगर कैपिटल नेचर का लोन है तो वी विल रिड्यूस इट फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करेंगे। बात तो वही पड़ी ना, डेप्रिसिएशन विल गेट रिड्यूस तो ऑटोमेटिकली योर प्रॉफिट विल इंक्रीज, टैक्सेस उधर भर लो। तो दैट इज कैपिटल नेचर का स्पेसिफिकली नॉट टेकन ओवर है। एक बार इसको फिर से गो थ्रू करो, इसको स्टार मार्क करके भी रखो। मैम वेवर ऑफ लोन गवर्नमेंट का कैपिटल नेचर में हुआ तो फिर वो नॉट टैक्सेबल होगा मैम, ब्लॉक ऑफ एसेट से लेस हो जाएगा ना। फिर से बोलो। मैम वेवर ऑफ लोन बाय गवर्नमेंट कैपिटल नेचर के अंदर हुआ, ब्लॉक लेस हो जाएगा। नहीं देखो, अब एक बार ऊपर, एक मिनट, ऊपर देखो क्या लिखा है, वेवर ऑफ लोन बाय गवर्नमेंट, उसमें नेचर नहीं है। whatever is the waiver of loan by government actually considered as an income, वो income ही consider होगा whether working capital related or other related। गवर्नमेंट के केस में कोई बाइफर्केशन नहीं है, क्यों? सेक्शन 224 में स्पेसिफिकली दे हैव इंक्लूडेड दिस थिंग कि 224 कहता है गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग सब्सिडी, गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग वेवर, एवरीथिंग कंसिडर्ड एज एन इनकम। इसमें तो यू कैन नोटिस कि गवर्नमेंट के नीचे दे हैव रिटन 224 में टैक्सेबल, दे हैव नॉट रिटन डीम्ड प्रॉफिट। Your reasoning can go wrong in exam if you are writing it is a deemed profit, entirely wrong. It is 224 considered as income, इसीलिए it is taxable। ये पॉइंटर लिखो यहाँ पे specifically। In case of government there is no bifurcation. In case of government there is no bifurcation whether the loan is working capital or capital nature and taxable due to definition of income, not deemed, not deemed profit। डन मैम। डन लिख लिया। चलो मैम ये अभी के लिए 41 सबसेक्शन 3 मैंने नहीं निकाला, कुछ भी नहीं समझा इसके लिए, ठीक है। अगेन कमिंग टू 41 सबसेक्शन 2, व्हाट इज दिस बैलेंसिंग चार्ज? तुम याद दिलाओ, मैं याद नहीं कर पा रही व्हाट इज बैलेंसिंग चार्ज। कहीं तो वी हैव डन कि ये बैलेंसिंग चार्ज है, ये टर्मिनल डेप्रिसिएशन है, दिस इज विद द कैपिटल गेन, वेयर वी हैव डन दैट? सेल ऑफ एसेट्स के अंदर पड़ा था मैम, टर्मिनल एसेट, टर्मिनल डेप्रिसिएशन। और थोड़ा सा फोकस करो, और फोकस करो। पावर जनरेशन यूनिट के लिए। Yes, exactly. Where SLM method applies, वही तो तुम्हारा है बैलेंसिंग चार्ज का कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे लिखो रेफर SLM मेथड फॉर कैलकुलेशन, SLM वाला।
अभी फिर आ जाओ 41 सबसेक्शन 4 पे, ये भी मुझे याद नहीं आ रहा। रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, आई कांट इवन रिकॉग्नाइज कि ये पढ़ा भी है क्या, रिकवरी ऑफ बैड डेट्स। 36 में अरे गेटिंग वन थिंग कि ये डीम्ड प्रॉफिट इज नथिंग अ सेपरेट सेक्शन, बट ऑलरेडी यू विल फाइंड कि कहीं ना कहीं इसका लिंकेज ऑलरेडी है। मैम व्हाई रिकवरी ऑफ बैड डेट्स इज कंसिडर्ड एज डीम्ड प्रॉफिट, डीम्ड क्यों बोल दिया, अरे ऑलरेडी समथिंग वाज बैड डेट्स फॉर यू। अब जब रिकवरी हुई है तो हमें मानना पड़ेगा कि दिस इज नाउ अ प्रॉफिट फॉर यू, वरना तुम तो एक्सपेंसेस मान के बैठे थे, यू आर कंसीडरिंग इट एज एन एक्सपेंसेस, नाउ वी हैव टू कंसीडर कि इट इज अ डीम्ड प्रॉफिट फॉर यू। आर यू गेटिंग द रीजन? अब इतना सब होने के बाद अभी भी मैम 41(3) क्यों नहीं करवा रहे, बिकॉज आई हैव टू डू विद 35AD। बार बार बोला था कि 35AD के साथ ही करेंगे, बिकॉज है कुछ भी नहीं, मैं बताऊं देयर इज 0% लिंकेज। क्या बोल रही हूँ, देयर इज 0% लिंकेज, बट आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दिस सेक्शन एंड 35AD। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड और इधर का उधर सॉल्व करके आते हैं। आई लिटरली डोंट नो द रीजन। इस पे अगर तुम बोलोगे कि मैम रीजन क्या है, तो कोई रीजन ही नहीं है, बट दे गेट कंफ्यूज। साइंटिफिक रिसर्च का कैलकुलेशन दे डू इन दैट 35AD, एंड 35AD में दे दो साइंटिफिक रिसर्च का कैलकुलेशन, जो एंटायरली 8 मार्क्स का क्वेश्चन 0 पे लेके आता है। फॉर दैट रीजन आई वांट टू वेट। मैम ये क्या है 44AA, कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। क्या ये इंपॉर्टेंट है? वन टाइम एटलीस्ट यस यू हैव टू लर्न। 44AA इज इंपॉर्टेंट, इसलिए वन टाइम इसको लर्न करना बनता है। उससे पहले आ जाओ 44AB पे। लेट मी चेक क्या तुम इसको ग्रास्प भी कर पाते हो, यू वुड बी एबल टू कनेक्ट दिस और नॉट। क्या लिखा है, मैं वर्ड टू वर्ड पढ़ती हूँ। 44AB इज ऑन पेज नंबर 151। क्या लिखा हुआ है, following persons are required to furnish audit report by specified date in prescribed form। फॉर्म तो छोड़ो, ये क्या है 44AB is for specifically किसके लिए, कि who is required to do compulsory audit। इजी है 44AB कंपल्सरी ऑडिट। मैम हमको पता है प्रोफेशनल के लिए कितना है, मुझे बताओ तो। प्रोफेशनल के लिए 44AB का लिमिट 50 लाख मैम, 50 लाख। खत्म हो गई बात। अभी भी एक नया कुछ आया ना, नॉर्मल लिमिट पे जाते हैं। नॉर्मल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट कितना है नॉर्मल बिजनेस के लिए? 1 crore। एक्सीडिंग 1 करोड़। 1 करोड़, बढ़िया। अब नाउ टेल मी, एक नई लिमिट आई, देयर इज वन न्यू लिमिट। वो क्या है? स्पेसिफिक सबके लिए नहीं है, 2 करोड़। वो 10 करोड़ वाला कुछ पॉइंटर आया ना, 10 करोड़ मैम। क्या है Yes, वो? Yes, कैश ma'am, हो गया। एक्सपेंड, क्या? कैश एक्सपेंडिचर, कैश रिसीप्ट्स बै- रिलेटेड। बैंकिंग चैनल से पेमेंट। सिंपल सा बोलता है कि अगर यू हैव टू गो टू दिस 10 करोड़, कि यू डोंट हैव टू डू द कंपल्सरी ऑडिट अप टू द लिमिट ऑफ 10 करोड़। बट पता है उन्होंने कंडीशन कैसी रखी है? मैम ऑडिट क्यों लगता है? मोर ऑफ कैश एक्सपेंस यू आर डूइंग। जहां पे बैंकिंग चैनल नहीं है, वेयर वी फाइंड कि देयर इज नो बैंकिंग चैनल, ऑडिट ट्रेल बहुत ढूंढनी पड़ती है, वी हैव टू फाइंड द ऑडिट ट्रेल, तभी तो लिमिट इज 1 करोड़। अब सीधी सी बात देखो, इट इज ऑल अबाउट मोदी गवर्नमेंट। बोलते 95% पेमेंट करो अदर देन कैश, 95% रिसिप्ट करो अदर देन कैश। मतलब क्या चाहते हो? 95% एटलीस्ट शुड बी फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक मोड। तो व्हाट इज द सेंस ऑफ ऑडिट? मतलब ही क्या है हमको ऑडिट से, जब एवरीथिंग यू आर डूइंग फ्रॉम द बैंकिंग चैनल, तो आर यू गेटिंग? इट इज जस्ट अ लॉलीपॉप गिवन टू यू। 10 करोड़ का लिमिट इज एप्लीकेबल। What is the sense of that 10 crore ka limit when 95% you want from electronic mode? Whether it is what payment or whether it is receipt, 95% electronic mode से करो। वैसे ही आधार लिंकेज है, पेन इज लिंक्ड एवरीवेयर, यूं ही ऑडिट हो जाएगा। आर यू गेटिंग द सेंस कि दिया तो 10 करोड़ है, बस वो दिखाने के लिए 10 करोड़ है तुम्हारे से। Otherwise already when you are doing everything by banking channel, तो what is the sense of that audit? पहला। मैम लेकिन अब सुनो, अब मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। इसमें क्या लिखा है? इन केस ऑफ बिजनेस टर्नओवर लिमिट शैल बी 10 करोड़ इंस्टेड ऑफ 1 करोड़ इफ कैश रिसिप्ट आउट ऑफ द टोटल रिसिप्ट, कैश में रिसीव कर रहे ओनली 5% ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, एंड कैश पेमेंट आउट ऑफ टोटल पेमेंट इज अप टू 5% ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। 5% रिसीव कर रहे हो
in cash or 5% you are paying in cash. Now understand one thing. छोटा सा detail I am going to give. अभी मैं orally दे रही हूँ. I'm not writing on the board specifically due to some reason. मैम आप बोल रहे हो कि 5% पेमेंट, ओनली 5% पेमेंट इन कैश. यस, वो 5% किसका है? आउट ऑफ योर टोटल पेमेंट. आउट ऑफ योर टोटल पेमेंट 5% शुड बी इन कैश. अब मेरे को एक चीज बताओ कि सपोज मेरा पेमेंट कितना है, ओवरऑल पेमेंट. पहले बताओ 1 करोड़ का 5% पेमेंट कितना होता है? 5 lakhs. 5 lakh. 5 lakh. ठीक है. तो वो बोल रहे हैं कि 5% इज अलाउड. 5 लाख तक कैश में यू कैन पे. सुनना मेरी बात, 5 लाख तक कैश में यू कैन पे. तो एक बार मैंने 1 लाख कैश में पे कर दिया, तो वुड यू अप्लाई वो 43A वाला लिमिट? मैं बोल रही हूँ 1 लाख का आई हैव पेड इन कैश, क्या मैं कर सकती हूँ? बिकॉज ये तो बोल रहा है 5% तक कैश में पेमेंट इज अलाउड. Should I interpret it like this कि 5 lakh if I'm paying 1 lakh if I'm paying in cash, okay, because ये बोलता है 5% का कैश में अलाउड है. या फिर उसमें भी स्पेसिफिकली यू हैव टू चेक 40A3 का लिमिट. लिमिट चेक करना पड़ेगा 10,000. लिमिट चेक करना पड़ेगा. पॉइंट नंबर 1 दैट इज करेक्ट. दिस इंटरप्रिटेशन डज नॉट स्टेट कि भैया तुम कैश में एक साथ कर लो 5% पे. नो. अब सुनना मैम एक चीज और. सपोज वी स्टार्टेड पेइंग 5% वाला जो स्लैब है मेरे पास. आई स्टार्टेड पेइंग इन कैश इन कैश इन कैश इन कैश. लास्ट में मेरे पास लिमिट बचा है ओनली 3,000. आई हैव पेड रैंडमली टू डिफरेंट पर्सन इन कैश 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 कैश. नाउ लास्ट लिमिट इज मेरे पास सिर्फ 3,000 का लिमिट बचा है. बिकॉज वंस आई पे अबाउट 3,000 5% क्रॉस हो जाएगा. My 5% will cross. Are you getting what I'm trying to say? Agar you want to apply this section that is 43AB specifically 10 crore वाला, मैम 5 lakh was allowed कि कैश में पे करो पे करो पे करो. ये ले ये ले ये ले ये ले. लास्ट में रुक गए क्यों? मैम 10,000 you can pay in cash. नहीं, मेरे पास अब अमाउंट ही कितना बचा है कैश पे करने के लिए. Now I have amount only 3,000 because once I pay about 3,000 ऑटोमेटिकली फिर वो 10 करोड़ की लिमिट से बाहर हो जाऊंगी. तो एट लास्ट इवन यू हैव टू चेक 43A का लिमिट और द लिमिट दैट इज लेफ्ट फॉर यू विच एवर इज लोअर. समझ पाए ये लास्ट ट्रांजैक्शन की बात क्या है? तो मैम 44AB में कैन इंस्टीट्यूट फ्रेम सच काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो. तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो इंस्टीट्यूट से? न्यू एडजस्टमेंट मीन्स किसी भी सेंस में न्यू एडजस्टमेंट. तो यू शुड नो दिस इंटरप्रिटेशन. तो राइट इट इन योर लैंग्वेज. एक स्टिकी नोट लगाओ. आई एम डिक्टेटिंग दैट. अब्दुल स्टिकी नोट कहाँ खो गए? समटाइम आई फील कि तुम सब यही होने चाहिए थे ना. आई कैन पुल योर ईयर्स आल्सो. ऐसी फीलिंग आती है मुझे. फील लाइक वो 7th 8th क्लास के सच में छोटे बच्चे को जो पढ़ाते थे ना, वही फीलिंग आती है. कोई इधर है, कोई यूं खो ही गया, फिर बोलना पड़ता अरे हाइलाइटर कहाँ है, निकालो. मैम इन प्रैक्टिस इज ये पॉसिबल है? इन किसमें? इन प्रैक्टिस प्रैक्टिस में पॉसिबल मतलब? मतलब ऐसा प्रैक्टिकल कुछ लाइफ क्या? में पॉसिबल है क्या सब? अच्छा तुम ही बताओ, मैं तो नहीं बता रही. प्रैक्टिस भी बोल रहे हो और फिर यू आर आस्किंग 10 करोड़ इज पॉसिबल. नाउ टेल मी व्हाट इज द मिसमैच ऑफ द वर्ड. नहीं मैम कैश का है मतलब वो थोड़ा अपन एडजस्ट कर सकते हैं ना. ये वो मतलब ये नहीं कर सकता. डोंट गो टू द एडजस्टमेंट. एडजस्टमेंट तो ऐसा होगा कि तुम 5 क्या 15% भी इधर उधर कर सकते हो. एडजस्टमेंट इज एडजस्टमेंट. दिस इज प्योरली वी आर गोइंग विद द लॉ. एडजस्टमेंट की तो बात ही छोड़ो. फिर तो क्या है, स्टाइफन मिलता है और इधर से चला भी जाता है. दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ एडजस्टमेंट जो जीवन भर दुख है. ठीक है चलो. ओके. Shall I start dictating? So point number 1. For checking the cash payment,
for checking the cash payment, 5%. For checking the cash payment of 5%. Also consider whether at the time of payment, the limit of 10,000 should not exceed. The limit of 10,000 should not exceed. Second. At the time of last payment, that is when you are about to be at 5% of total payment. You are about to be at 5% of total payment. Check 40A3 limit or the balance limit available for last payment, whichever is lower. बैलेंस अगर 3000 है तो यू कैन नॉट अप्लाई नाउ 10,000 वाला फंडा ओवर हियर, ठीक है। चलो मैम एक और चीज, ये तो हो गया कि इफ आई हैव टर्नओवर, ये देखो यहाँ पे एक और चीज लिखी ना, लिटरल इंटरप्रिटेशन आई कैन नॉट से कि यही होना चाहिए। व्हेन इट इज नॉर्मल बिजनेस 1 करोड़ क्या लिखा है, टर्नओवर ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट। When it is normal business and 1 करोड़ का लिमिट you want to check, तो दो वर्ड्स लिखे टर्नओवर ऑब्लिक ग्रॉस रिसिप्ट। या तो टर्नओवर देखो या फिर ग्रॉस रिसिप्ट, मतलब ओवरऑल रिसिप्ट यू कैन चेक, बट व्हेन इट कम्स टू 10 करोड़ एक ही वर्ड है टर्नओवर। There they have not mentioned gross receipt, but I am not sure ICAI will focus on this wordings or not. So if ICAI give you gross receipt का 10 करोड़ तो consider it as an okay, that is gross receipt also included. क्या ये बात समझ में? तो specifically for 10 करोड़ they have to see turnover limit, but we are not sure whether ICAI will go into such depth or not. और अगर उन्होंने लिखा 10 करोड़ का gross receipt consider okay, वहां पे ये मत लिखने बैठना no turnover should be considered, ये सब उनको ज्ञान नहीं देना। If the question has been framed with respect to gross receipt, accepted, ठीक है, क्योंकि 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन में दे विल नॉट गिव यू कि सिर्फ ग्रॉस रिसिप्ट का इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चलो मैम व्हाट इज द पेनल्टी, ये स्पेशल केस आई एम नॉट डूइंग राइट नाउ, क्यों, क्योंकि वो प्रिजम्पटिव में है एंड प्रिजम्पटिव में आई विल लिंक दैट। सो फॉर दैट स्पेशल केस येट नॉट डन। मैम ये जो पेनल्टी है, सपोज पेनल्टी क्या है, लीव योर ए वाला पॉइंटर, लीव योर बी वाला पॉइंटर, अगेन प्रिजम्पटिव में वी हैव टू कवर। तो मैम स्पेसिफिकली बोलते हो 44 AB का 50 लाख का लिमिट फॉर प्रोफेशन, 1 करोड़ का लिमिट जनरली टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट, एंड 10 करोड़ का लिमिट है इन केस ऑफ 5%, अप टू 5% पेमेंट इन कैश, अप टू 5% पेमेंट रिसीव्ड इन कैश, इतना चलेगा। लास्ट का क्या लिखा है मैम, व्हाट इज द पेनल्टी, यू हैव टू डू कंपल्सरी ऑडिट, तुम्हें कंपल्सरी ऑडिट करना है मैम। व्हाट इज द लॉजिक ऑफ दिस कंपल्सरी ऑडिट, नहीं किया तो क्या होगा, तो पेनल्टी पे नोटिस करो और मुझे बताओ कुछ अलग नहीं है इस पेनल्टी में, कुछ तो डिफरेंट लग रहा है मुझे। व्हाट इज सो डिफरेंट इन दिस पेनल्टी, चेक करना जरा। Have you noticed something? कुछ अलग दिखा पहले क्या? ड्यू डेट लिखा हुआ है, क्या लिखा है? पेनल्टी नॉर्मली हायर का होता है। Exactly. This is the first time
and I would say this is the last time you will find whichever is lower का penalty कभी भी ये lower नहीं रखते. Only in this case 44AB, learn it, only in 44AB lower is the penalty. अब मुझे एक चीज बताओ, रुको, my interpretation was correct or not, you only tell me. Ma'am, when it was for 10 crore का limit, they have written only turnover. But यहाँ पे भी penalty में turnover oblique gross receipt is given. So I can say ICAI might not focus on this exact word turnover. If they have given you gross receipt, accept it. Are you getting that? चलो, so ma'am, what is the penalty? Turnover का 0.5% और 1,50,000, whichever is lower. मैम लोअर का मतलब मिनिमम कितनी लगेगी, ऐसा कुछ है कि मिनिमम इतना तो लगेगा ही लगेगा? नहीं, 1,50,000 लगेगा. 150 मैम. यही गलती चाहती थी. इट इज नॉट मिनिमम, मैक्सिमम पेनल्टी 1,50,000 होगी, उससे आगे नहीं बढ़ेगी. तुम मिनिमम नहीं है, मैक्सिमम योर पेनल्टी इज गोइंग टू बी 1,50,000. मैम एमसीक्यू में दे हैव फ्रेम कि दिस इतना पेनल्टी, मैक्सिमम कितना पे करना है? 1,50,000 मैक्सिमम यू हैव टू पे. Star, this penalty is important. You have to learn. Just give me a single minute, okay? Kindly please read 44AA, page number 150. अब ये क्या लिखा है? इट इज कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, है ना? दिस इज व्हाट कंपल्सरी मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट. इज इट इंपॉर्टेंट? वन टाइम रीडिंग, गुड रीडिंग इज नीडेड, इतना बोल सकती हूँ. अब उसमें मतलब मैम फोकस क्या करना है? अगेन 3 चीजें लिखी है. सबसे पहले इग्नोर स्पेशल केस. व्हाई? अगेन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में वी विल डू दिस स्पेशल केस. नाउ सबसे पहले मैम, इफ इट इज प्रोफेशन, मैम प्रोफेशन का 44AB states that above 50 lakh if you have gross receipt then compulsory audit. इतना समझ में आया? एक चीज बताओ, there was a section preliminary expense, याद है? There was a section preliminary expense. वहां पे लिखा था in order to claim preliminary expense compulsory audit is needed, लिखा था. That means even you don't have above turnover, above gross receipt, but if you have that expense in your books of account, then do not check कि you have to go to the threshold limit. उसमें तुमको compulsory audit करना पड़ेगा. ना political party, remember political party की condition है, those who have done various entity. If you want to claim deduction, political party has to compulsory maintain books of account and do audit. तब ये तुम्हारा 44AB applicable नहीं होता है. तो मैम 44AB is with respect to audit. Now I am specifically focusing on maintenance of books of account. MCQ you can expect from here. तो mark this section for MCQ. लिख लो MCQ. अब सबसे पहले मैम स्पेसिफाइड प्रोफेशन, फोकस ऑन वर्ड स्पेसिफाइड प्रोफेशन. और वापस आओ 44AB के पेज पे. व्हाट वाज रिटन? स्पेसिफाइड प्रोफेशन. मतलब मैम हर प्रोफेशन के लिए कहानी नहीं चल रही है, नहीं. सम स्पेसिफाइड प्रोफेशन एंड यू हैव ग्रॉस रिसिप्ट मोर देन 2,50,000.
Maintenance of books of account is compulsory. And specified profession, you have gross receipt greater than 50 lakh. Again, audit is compulsory. अब फिर से वर्डिंग्स में गड़बड़ है, अभी नहीं समझेंगे, बट वी विल अंडरस्टैंड लेटर कि ये तो गड़बड़ है या नहीं है, वी विल अंडरस्टैंड. समझो. तो मैम, इफ इट इज स्पेसिफाइड प्रोफेशन, माय लिमिट फॉर मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज 2,50,000, राइट? Greater than 2,50,000 and 44 AB में my audit is greater than 50 lakh पे. खत्म हो गई ये बात. मैम धीरे से समझा दो ये स्पेसिफाइड प्रोफेशन क्या है. तो काम बिल्कुल नीचे नीचे you will find medical, engineering, consultation. Should I learn all this? नहीं. You don't have to learn. समझो certified, where you get certificate. Certified profession. मैम dancing is my profession. लिखा है कहीं? Ma'am, music is my profession. That playing all the instrument is my profession. They are not talking about it. They are talking about those profession where you get the certificate. So, ma'am, medical, engineering, technical, IT, accountancy, CS, legal, authorized, interior, film artist, जहाँ पे तुम्हें certificate मिल जाए, that is specified. Ma'am, मैंने अभी क्या किया? मैं बहुत बोर होती हूँ. एंड आई थिंक कि मेरे को क्या करना चाहिए, डांस क्लास ओपन करनी चाहिए. यू आर नॉट अ फिल्म आर्टिस्ट, यू आर नॉट गेटिंग सर्टिफाइड प्रोफेशन. तो ओपनिंग जस्ट एज अ वोकेशन के लिए ओपनिंग अ हॉबी क्लास, दैट इज नॉट योर स्पेसिफाइड प्रोफेशन. हॉबी क्लास इज नॉट स्पेसिफाइड प्रोफेशन. मैम कुकिंग नॉट अ स्पेसिफाइड प्रोफेशन. माइट बी बहुत जल्दी दैट विल बी इंक्लूडेड, माइट बी, बिकॉज मास्टर शेफ इंडियन ऑल आर वेरी गुड लेवल की थिंग्स. Might be somewhere वो इंक्लूड होगा. तुम देखो ना, होटल मैनेजमेंट है ही नहीं यहाँ पे, बट इट शुड बी हियर. एटलीस्ट होना चाहिए, उन लोगों का भी होना चाहिए. माइट भी हो सकता है, बट अभी तो नहीं है. तो ओनली सर्टेन स्पेसिफाइड प्रोफेशन. और आगे जाते हैं. मैम ये बोलता है स्पेसिफाइड प्रोफेशन हैविंग ग्रॉस रिसिप्ट इन ऑल 3 years. फोकस ऑन वर्ड ऑल, हाईलाइट ऑल. सभी के सभी 3 years में कंपलसरी 2,50,000 के अबाव होना चाहिए ग्रॉस रिसिप्ट. मैम इवन इन अ सिंगल ईयर आई एम नॉट हैविंग ग्रेटर देन 2,50,000, तो यू आर नॉट कंपलसरी रिक्वायर्ड टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट. ऑल का मतलब ही है ऑल 3 years. मैम रुको, इफ आई हैव लाइकली फीलिंग, आई हैव अ फीलिंग कि 3 years में तो चलो मैम कंपलसरी हो गया मेरा 2,50,000 अबाउट 2,50,000 ऑल दिस 3 years. एक और चीज लिखिए, और लाइकली टू एक्सीड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर. समझना मैम, ऑल 3 years में एक कंडीशन है, इन प्रीवियस 3 years एवरी 3 years में 2,50,000 शुड एक्सीड. मैम नाउ 3rd year एकदम लास्ट से चल रही हूँ मैं. जैसे I have set up the business, जैसे I have set up the profession, first year it exceeded 2,50,000. Second year also it exceeded 2,50,000. Ma'am, my last during previous year, अभी I am having an expectation. This is my actual my 3rd year. मेरा 3rd year ही चल रहा है. And in 3rd year I have an expectation कि it could increase 2,50,000 तो भी maintain books of account. मतलब मैम last 2 years तो exact देखना. But the 3rd year चल रहा है, in that 3rd year expected will also be counted. This is only with respect to specified profession. ठीक है. अब बिजनेस पे आओ. मैं अभी बिजनेस की लिमिट भी नहीं चेक कर रही. आई एम नॉट इवन चेकिंग द लिमिट्स ऑफ द बिजनेस. इधर देख लो, बिजनेस हैज बीन रिटन. कैन यू सी इन द ब्लॉक बिजनेस रिटन? उसके नीचे क्या लिखा है? इन एनी हाईलाइट दैट वर्ड एनी. प्रोफेशन में all 3 years needed कि 2,50,000 should cross, but in business any, highlight that word any. मतलब एक भी year में out of the 3 previous year, even in a single year it exceeds the limit that has been given above, compulsory maintenance of books of account. मतलब तुम बताओ leniency कहाँ पे है? business में है leniency, और you will find कि profession में they are lenient. प्रोफेशन Obviously 3 years exceed होता है तो बनाओ बुक्स ऑफ अकाउंट, नहीं तो छोड़ दो. बट इन बिजनेस इवन अ सिंगल ईयर यू फाइंड कि इट हैज एक्सीडेड, फिर तो तुमको क्या करना पड़ेगा? मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट इज कंपलसरी. और
मैम ये फर्स्ट ईयर है मेरा, फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस एंड यू फाइंड कि दिस इज माय न्यूली सेटअप बिजनेस और मुझे लग रहा है इट विल एक्सीड, एक्चुअली जो लिमिट ऊपर दे के रखी इट विल एक्सीड दैट लिमिट. तो अगेन इवन फॉर द फर्स्ट ईयर यू फील सो ना कि इट इज गोइंग टू एक्सीड दैट लिमिट, compulsory registry, compulsory maintenance of books of account. So notice one thing, business में any word is keyword, and in your profession all three previous year or in the current year you find key likely to exceed that limit. Understood properly? Because these are simple, so I am not using the board. Are you comfortable ना? ये चीजें simple है, MCQ prone है, ठीक है? मैम coming to business का लिमिट, मैम बिजनेस का लिमिट कितना है? इंडिविजुअल एचयूएफ हैव अ डिफरेंट लिमिट, इंडिविजुअल एचयूएफ हैविंग अ डिफरेंट लिमिट. क्या लिखा है? पीजीबीपी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस, गेन्स फ्रॉम बिजनेस. इज इट टॉकिंग अबाउट द ग्रॉस रिसिप्ट? नो. प्रॉफिट, पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस एंड प्रोफेशन. मैम प्रॉफिट 2,50,000 एक्सीड करेगा तो ही मेंटेन करो. क्यों? इंडिविजुअल के लिए स्लैब लिमिट इज आल्सो 2,50,000. स्लैब लिमिट तो इंडिविजुअल की वैसे भी 2,50,000 थी. तो स्पेसिफिकली दे आर सेइंग इंडिविजुअल एचयूएफ. मैम इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए 115 बीएससी इज आल्सो एप्लीकेबल. रिमेंबर 115 बीएससी भी एक कॉन्सेप्ट, एक ऑप्शन है कि यू कैन क्लेम दैट. उसमें भी 2,50,000 एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एचयूएफ. एक ऑप्शन इज गिवन टू इंडिविजुअल एचयूएफ कि यू कैन चूज दैट स्लैब रेट आल्सो. अभी ज्यादा आगे मत जाओ बिकॉज यू हैव नॉट डन. तो है उसमें इंडिविजुअल एचयूएफ दोनों के लिए दैट ऑप्शन इज गिवन. दैट इज द रीजन इफ यू आर इंडिविजुअल एचयूएफ अप टू 2,50,000, ठीक है, अबाउट 2,50,000 मेंटेन कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट. मैम टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट का लिमिट क्या है? ग्रेटर देन 25 लाख. लर्न करना है इसमें. आई कांट एक्सप्लेन एनीथिंग. यस, टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट. मैम व्हाट इफ आई एम नॉट एन इंडिविजुअल, नॉट एन एचयूएफ? चेक इट आउट. लिमिट रिड्यूस नहीं कर दी उन्होंने. If you are not individual, if you are not an HUF, if you have income from the business and profession greater than 1,20,000, लिमिट ही खत्म कर दी, बहुत छोटी सी 1,20,000 कंपल्सरी बुक्स ऑफ अकाउंट. एंड टर्नओवर भी रिड्यूस हो गया बिकॉज यू आर नॉट इंडिविजुअल एचयूएफ. नाउ योर टर्नओवर लिमिट इज नॉट 25, इट इज 10. आया समझ में? तो मैम क्रक्स क्या है? मेन एनी एंड ऑल वाली थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. Specified, only specified profession के लिए it is applicable, and just you have to learn the limit. 2,50,000 individual HUF. In that case, turnover limit is 25 lakh. Then if you are not individual HUF, it is what? 1,20,000 and 10 lakh turnover limit. Oblique gross receipt. Do not ignore this gross receipt. ठीक है? अब मैम क्या क्या स्पेशल केस अभी इग्नोर. मैम इधर आओ, देखो नीचे. मैम व्हाट आर द प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट वी हैव टू मेंटेन? कौन कौन से बुक्स ऑफ अकाउंट एटलीस्ट वी हैव टू मेंटेन? एमसीक्यू. अरे कम से कम कैश बुक, जर्नल एंड लेजर तो मेंटेन करना पड़ेगा. 3 बुक्स, कैश बुक, जर्नल एंड लेजर. पॉइंट नंबर 1 लास्ट में यू विल फाइंड कैश बुक, जर्नल, लेजर. मैम अगेन हाईलाइट दिस. मैम कार्बन कॉपी कौन से बिल की रखनी है? आई हैव टू कीप द बिल. Carbon copy of which bill is needed? Highlight. If the amount greater than 25. MCQ. If the amount is greater than 25. Ma'am, original bill कब issue करना है? Turn the page. If amount is greater than 50. Ma'am, till what time I should maintain this books of account? कितने time तक I should maintain this books of account? Highlight 6 years. From end of assessment year. It is not 6 years from the end of previous year. It is 6 years from the end of assessment year. Highlight those. Frank, are you highlighting? You have that PDF now? Not audible. I am highlighting PDF, ma'am. Highlighting in PDF. Yes, okay. ma'am. Yeah. But you should compulsory highlight. It will literally help you. You all are. Yes, ma'am. Okay. Chalo. So have we completed? Ma'am, what is the penalty if I do not maintain books of account? 25,000. So MCQ के लिए क्या important है? Limits.
Then MCQ के लिए 25, 50, 25,000. These are all the limits that are for your MCQ portion. Understood? Have a quick reading of this. और रीडिंग नहीं, रिकॉल. स्पेसिफाइड प्रोफेशन की लिमिट क्या थी, बिजनेस की लिमिट क्या थी, देन एनी किस में है, ऑल किस में. रिकॉल इन 2 minutes. Don't check the book. Recall. Done. So can I say now the basic elements of your PGBP over? सारे basic elements we have completed. अभी someone from you should explain me what is 41 subsection 3, because ये concept तो somewhere we have done and I want that section का number also. समझो 41 subsection 3 में क्या लिखा है? Tell me. इलेक्ट्रिसिटी के केस में मैम, ये इलेक्ट्रिकल कंपनी है जो पावर जनरेटिंग यूनिट. सॉरी, अच्छे से पढ़ो, एकदम से रेंडमली नहीं आंसर करना. अच्छे से पढ़ो, क्या समझ के रखा है तुमने मुझसे. सेक्शन 35 में जो साइंटिफिक रिसर्च का था, 100% डिडक्शन एक्सेप्ट लैंड वाला केस, तो उसमें अगर प्लांट एंड मशीनरी या कुछ लिया है तो सेल रिलेटेड है. इफ यू यूज इन द बिजनेस एंड सेल आफ्टर यूज विदाउट यूज इन द बिजनेस. ओके, चलो चेक करते एक बार अच्छे से रीड कर लो. अब इसको चेक करते, बिकॉज ये हो गया तो फिर 35 ही बचे. For some time my video will be off, okay, but not yours. Chalo, focus here. Ma'am, 41 subsection 3. You are talking about what? You are talking about 41 subsection 3. अब मैम 41 subsection 3 कहता है सेल ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एसेट. कौन सी एसेट को सेल कर रहे हैं? साइंटिफिक रिसर्च एसेट. मैम साइंटिफिक में वी हैव डन, ये साइंटिफिक वर्ड थोड़ा सा याद आता है. दिस साइंटिफिक रिसर्च एसेट वी हैव डन समवेयर. अच्छा, सेक्शन नंबर 35 याद आता है तुमको? साइंटिफिक रिसर्च वाला वो पॉइंट, कौन सा पॉइंट था?
मैम बिफोर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ द बिजनेस, इन हाउस रिसर्च, रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूशन गिवन टू सम अदर, याद आया, उसी के बारे में बोले। तो मैम यस यस यस, व्हेन इट इज साइंटिफिक रिसर्च एसेट, सबसे पहले बोलते हैं कि सपोज यू हैव अ साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट। तो लो मैम, ये रही हमारी एक साइंटिफिक रिसर्च की एसेट, ये हो गई हमारी साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट। बोलते हैं सेल्स विदाउट यूज इन बिजनेस। कोई साइंटिफिक रिसर्च की एसेट यू हैव एंड यू आर सेलिंग इट विदाउट यूज इन बिजनेस। अब ये बिजनेस को हाईलाइट तो करना बनता है, ये कौन से बिजनेस की बात कर रहा है? इज इट टॉकिंग अबाउट साइंटिफिक रिसर्च वाली बिजनेस? क्या बोल रहा है वो कि इफ यू सेल अ साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट विदाउट यूटिलाइजिंग इट फॉर बिजनेस एंड आफ्टर यूटिलाइजिंग इट फॉर द बिजनेस। तो पहले मैं आती हूँ विदाउट यूटिलाइजिंग फॉर द बिजनेस। सपोज ये एक साइंटिफिक रिसर्च की एसेट है and I am selling it without using it for the purpose of business. मैंने purpose of business के लिए इसको यूज ही नहीं किया। बट मैम एक सेकंड सुनो, आपने साइंटिफिक रिसर्च किया होगा, that is why you have purchased this asset। समझो मैम, you have done scientific research, yes I have done scientific research, उसी के लिए I have purchased this asset। या तो रिसर्च सक्सेस होगी, are you getting? Either your research will succeed या फिर फेलियर ऑफ द रिसर्च। मैम रुको, अगर रिसर्च सक्सेसफुल हो गई तो यू विल यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। से यस और नो? यू विल यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। मैम माय रिसर्च फेल्ड, ओहो, तो यू विल नॉट यूटिलाइज इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। बात तो वही है ना कि कब यूटिलाइज करूंगी? व्हेन माय रिसर्च इज सक्सेसफुल। अब बोलते हैं सपोज मैम योर रिसर्च गॉट सक्सेसफुल एंड सक्सेसफुल होने के बाद आप क्या कर रहे हो? उसको बिजनेस में यूज करके सेल कर रहे हो, और अगर फेल होती है तो यू आर नॉट यूटिलाइजिंग इट फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो मैम, यहाँ लिखा है सेल्स विदाउट यूज इन बिजनेस, बट मैम अगर मैंने विदाउट यूज इन बिजनेस सेल भी किया, इवन इफ आई सेल विदाउट यूज इन द बिजनेस, कुछ तो सेल्स प्राइस आई विल चार्ज, कुछ तो आई विल चार्ज कि दिस इज माई सेल्स प्राइस। ये बोलते हैं कि चलो सेल्स प्राइस तो ओके, बट व्हेन यू वुड हैव परचेज दिस एसेट, तब भी तो सेक्शन 35 में you would have taken 100% deduction, and now you are selling this asset without utilizing it for the purpose of your business, so I want this deduction back। वापस दो ये डिडक्शन हमको। आर यू गेटिंग? कि मैम जब मैं सेल्स कर रही हूँ तो चलो सेल्स प्राइस है, डिडक्शन है, तो मैम ये बोलते हैं कि सेल्स प्राइस और डिडक्शन विच एवर इज लेस विल बी टैक्सेबल अगेन। मतलब क्या है? देखो सुनो मेरी बात अब ध्यान से मैम, व्हेन वी हैव क्लेम्ड 100% डिडक्शन, यहाँ पे 100% डिडक्शन वी हैव क्लेम्ड। सपोज 100 lakh was the cost of the asset and 100 lakh का overall deduction we have claimed। इतनी बात समझ में? 100 lakh is the cost of the asset and 100 lakh का overall deduction we have claimed। तो मैम यहाँ पे डिडक्शन कितना क्लेम हुआ? 100 lakh। बट मैम सेल्स कितने में की वो एसेट? सपोज आई हैव सोल्ड द एसेट फॉर 120 lakh। तो वो पता है क्या बोले? मेरी बात सुनना। वो कहता है कि दिस whichever is lower is taxable under that PGBP। क्यों? क्योंकि डिडक्शन यू हैव टेकन इन PGBP, तो एटलीस्ट वापस से ये whichever is lower, ये 100 लाख लोअर है कि ये डिडक्शन वापस PGBP हेड में टैक्सेबल होना चाहिए। वाई? वही बात नहीं हो गई? डिडक्शन अर्लियर अलाउड, नाउ दैट डिडक्शन इज टेकन बैक, तो जब वो डिडक्शन हम वापस ले रहे हैं तो इट विल बी चार्जेबल अंडर द हेड PGBP। मैम व्हाट अबाउट दिस 20 lakh? अरे कैपिटल गेन, दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर कैपिटल गेन। क्या ये बात समझ पाए कि आई हैव स्टार्टेड, सपोज ये मेरी साइंटिफिक रिसर्च की एसेट हो गई, ठीक है, अब ये साइंटिफिक रिसर्च की एसेट माय रिसर्च फेल, तो आई विल सेल इट एज इट इज। बट जब मैंने इसको परचेज किया था आई हैव टेकन अ डिडक्शन, वो डिडक्शन तो गवर्नमेंट बोलेगा ना वापस दो, साइंटिफिक रिसर्च के लिए आई हैव गिवन यू द डिडक्शन, नाउ गिव इट बैक। तो सेल्स प्राइस और डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर whichever is less taxable under the head PGBP। और मैम सपोज सेल्स प्राइस इज 120 लाख इन आवर केस, वो 20 लाख का क्या करोगे? कैपिटल गेन में इट विल बी टैक्सेबल। वो ये नहीं बोला कि टैक्सेबल नहीं होगा,
वो बोल रहा है पीजीवीपी का पोर्शन विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीवीपी एंड द रिमेनिंग पोर्शन टैक्सेबल अंडर कैपिटल गेन। मैम अब एक बार फ्लिप करते हैं इसको। फ्लिपिंग मींस मैम इंस्टेड ऑफ सेल्स प्राइस 120 लाख, सपोज मैम सेल्स प्राइस 80 लाख की है, तो भाई उसने रिकवर कितना किया, बेनिफिट कितना उठाया? आफ्टर सेलिंग द असेट ऑन सेल्स ऑफ असेट हाउ मच बेनिफिट ही इज टेकिंग? ओनली 80 लाख का बेनिफिट। तो विच एवर इज लेस, हमको भी पीजीवीपी में टैक्सेबल ओनली 80 लाख चाहिए। आर यू गेटिंग दैट? समझ में आया? So this is with respect to scientific research of asset, वो asset को without utilizing in the business you have sold। मैम अब तो हम यूज कर रहे हैं बिजनेस में। Now my second example is we are utilizing it for the purpose of business। मैं अब उसको business purpose के लिए utilize कर रही हूँ। Okay मैम एक और explanation needed यहाँ पे। क्या explanation needed है? याद करो explanation 43 सबसेक्शन 1 क्या था? कुछ तो नहीं था। एक्चुअल कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट Actual नील cost। होएगी। अब वो बोल रहा है कि यू आर ब्रिंगिंग द असेट इनटू द बिजनेस, तुम बिजनेस में वो असेट लेके आ रहे हो, वॉट एवर इज द बिजनेस। मैं बोलती कोई भी बिजनेस हो, यू आर टेकिंग इट इन द बिजनेस। तो भाई मैम एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी? यू ओनली टेल मी व्हाट वुड बी द एक्चुअल कॉस्ट। नील Exactly. So ma'am, actual cost will be nil. क्यों nil? Because 100% deduction earlier allowed when the scientific asset वाली research वाली asset brought into the business, same line पड़ी थी वहाँ पे actual cost में। तो ये हो गया मैम nil। तो मैम when I will sell this asset, अरे मैम जब सेल करोगे तो सेल्स प्राइस होगा सपोज 100 लाख। मैम एक्चुअल कॉस्ट कितनी होगी? मैम एंटायर क्या होगा? मतलब क्या है ये? कैपिटल गेन, सेक्शन नंबर 50। अंडरस्टूड? दोनों चीजों को नोट डाउन करो प्रॉपरली बिकॉज क्वेश्चन और एडजस्टमेंट ऑन दिस इज फाइन। अब मैम आपने कहा था ना एक चीज मिसिंग हो गई है, कहाँ पे मिसिंग है? सेक्शन नंबर 28 में। तो सेक्शन नंबर 28 में याद है मैंने कहा था कि अ पॉइंटर इज मिसिंग, एक क्लॉज मिसिंग है। वो क्लॉज यही था कि if an asset on which 100% deduction has been allowed is sold, तो whatever is the sales price वो कहाँ पे जाता है? पीजीवीपी हेड में टैक्सेबल होता है। तो वो सेक्शन नंबर 28 का लास्ट मिसिंग पॉइंट इज दिस, if a asset is sold on which 100% deduction has been allowed, so whatever is the sales price that will be chargeable to tax। Are you getting that? तो ये वहां पे एक मिसिंग पॉइंटर था इन योर सेक्शन नंबर 28। अब इसको एक बार गो थ्रू कर लो एंड राइट दिस एग्जांपल, फिर हम लोग जाते 35 AD पे। Let me know when to turn the page.
Done? Yes, ma'am. So now we will be starting with one of the most important section 35 AD. One of the most important का मतलब है specific question of 35 AD. Yes. 35 AD का adjustment in alternate minimum tax. Yes. Now I guess you would know कि alternate minimum tax है 35 AD का concept. So ma'am, individually 35 AD. Yes. Ma'am, linkage with any of the concept 35 AD. Yes. In both the cases it is important. अभी 35 AD होता क्या है मैम? 35 AD means certain specified business. कुछ specified business है. They have been specified कि ये वो business है जिसपे 100% expenditure is allowed if it is a capital nature का expenditure. तो 100% allow करेंगे. Instead of reading कि ये 13 page number 128 में. Page number 128, 35 AD specified business. अगर इधर उधर फोकस जा रहा है तो उसको यहीं लेके आना. लग रहा है कि बहुत भारी हो रहा है, इतना डीपी कर लिया तो भी यहीं रहना, बिकॉज इसमें जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जाऊंगी यू विल फाइंड कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है. सो इसलिए ओनली योर कंसंट्रेशन शुड बी हियर. मैम, इंस्टेड ऑफ रीडिंग कि देयर आर 13-14 स्पेसिफाइड बिजनेस, suppose we know कि yes 35 there are specified 14 business. Suppose हमें पता है कुछ कुछ होता है, अभी हम नहीं पढ़ेंगे. These are the 14 businesses. मैम नोटिस करो डिडक्शन. Can you notice the column of deduction? दिख रहा है तुम्हें? 14 name of the business have been given. Then commencement dates have been given. Can you notice deduction का column? Nodding is needed. तो वहां पे कहीं पे भी लिखा है अदर देन 100%, कुछ भी दिख रहा है तुमको? इट इज 100 100 100 100 100 100 100. दैट मींस इफ यू आर इन द 35 AD का स्पेसिफाइड बिजनेस, इट इज नॉट स्पेक्युलेटिव बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, तो 100% डिडक्शन इफ इट इज अ कैपिटल एक्सपेंस. कंडीशन, it should be a capital expense. Ma'am, is it mandatory for me to opt for this 35 AD के 100% expense वाला? नहीं, it is optional. Point number 1, 35 AD is optional. Point number 1, 35 AD is optional. Point number 2, capital expenditure पे 100% deduction is allowed. Ma'am, कौन सा capital expenditure? Turn the page now. मैम सबसे पहली कंडीशन यहाँ जो लिखी है उसको नहीं, गो टू पॉइंट नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी शुड बी न्यू. नई प्लांट एंड मशीनरी चाहिए. सो मैम पॉइंट नंबर 1, 35 AD इज ऑप्शनल. यस. पॉइंट नंबर 2, 100% डिडक्शन ऑन कैपिटल एक्सपेंस. यस. वो कैपिटल एक्सपेंस कौन से नेचर का होना चाहिए? इट शुड बी न्यू प्लांट एंड मशीनरी, एक्सेप्ट if you have imported second hand plant and machinery, or out of total asset that you are having 20% is second hand चलेगा. मतलब majority 80% new है ना? Yes. Majority कितना new है? That is okay. Oh, ma'am, when you talk about 35 AD, so it is 100% capital expense. It is optional. Third, new plant and machinery. And in new plant and machinery, okay, if you have imported second-hand plant and machinery, or 80% new है out of total चलेगा, 20% second-hand will be okay. मैम ये same pointer ना फिर से किया है हमने. That new plant and machinery में 20% should be old. कहाँ पे किया है ये same? 10AA में भी सेम पॉइंट है. इवन इफ यू फाइंड कि डोमेस्टिक कंपनी कहीं पे भी अगर बोलते हैं ना न्यू प्लांट एंड मशीनरी इज नीडेड, एक और जगह पे यू विल फाइंड कि अभी मेरे को स्ट्राइक नहीं हो रहा वो चीज, बट एक और जगह पे दिस 20% एज वेल एज ये इम्पोर्ट वाला एडिशनल डेप्रिसिएशन. इज देयर द सेम थिंग इन एडिशनल डेप्रिसिएशन टू?
एडिशनल डेप्रिसिएशन में तो मना किया सेकंड हैंड मशीनरी का नाम 20% एक जगह और है, आई गेस इट इज एन एडिशनल डेप्रिसिएशन, वो चेक करूंगी, स्किप हो रहा है मेरे दिमाग से, ठीक है, बट एडिशनल डेप्रिसिएशन में तो एडिशनल डेप्रिसिएशन में नहीं है मैम, नहीं है सेकंड का मना किया सेकंड सेकेंड हैंड नॉट अलाउड। जो, आई गेस मेरे को याद नहीं है, फिर मैं चेक करके बताऊंगी। 10AA तो है और एक और वो जगह पे हम medicine- लोग कर चुके हैं। एडिशनल डेप्रिसिएशन में तो ये 20% एक्स्ट्रा मिलेगा वो है। एक्सेप्शन गिवन समवेयर एल्स, ठीक है, उसको अभी नहीं चेक करते, टाइम वेस्ट होगा। आई विल चेक एंड टेल यू कि 2 प्लेसेस आर देयर जहाँ पे 20% का एक्सेप्शन दे हैव अलाउड, ठीक है। मैम इसके बाद देखो, इफ इट इज द प्लांट एंड मशीनरी, ये अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो मैम इसमें गुडविल नहीं चलेगा, यहाँ पे गुडविल पे वी विल नॉट अलाउ एनी डिडक्शन। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे नहीं, लैंड पे नहीं मैम, लैंड पे नहीं, गुडविल पे नहीं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट पे दे आर नॉट प्रोवाइडिंग 100% का एक्सपेंडिचर एज अ डिडक्शन। क्यों? लैंड एप्रिशिएबल एसेट, नहीं देंगे मैम। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी स्पेक्युलेटिव काइंड ऑफ थिंग जिसकी वैल्यू अप डाउन होती रहती, नहीं देंगे। गुडविल, गुडविल तो वैसे भी काइंड ऑफ इंटेंजिबल एसेट जो सेल्फ जनरेटेड भी हो सकती है, तो वी विल नॉट अलाउ। तो 3 चीजें अलाउ नहीं होती, गुडविल अलाउड है क्या? नहीं। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट नहीं, और क्या अलाउड नहीं? लैंड नहीं, क्योंकि लैंड इज एप्रिशिएबल एसेट। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी अ काइंड ऑफ स्पेक्युलेटिव इंस्ट्रूमेंट। और मैम थर्ड गुडविल, गुडविल कैन बी सेल्फ जनरेटेड, तो सेल्फ जनरेटेड तो हमें नहीं पता तुम क्या वैल्यू लगाओगे। तो दिस 3 रीजन, ऑल दिस 3 आर आउट फ्रॉम द स्पेसिफाइड बिजनेस। फिर से याद करते, ऑप्शनल था, मुझे याद नहीं आ रहा, इज इट ऑप्शनल? इज इट 50% का डिडक्शन? 100%। 100% का, हाँ हाँ भी कर रहे हैं, 100% का डिडक्शन। मैम इज इट कंपल्सरी न्यू प्लांट एंड मशीनरी? एक्सेप्शन इज देयर। Yes, ma'am. एक्सेप्शन सेकेंड हैंड प्लांट एंड मशीनरी इंपोर्टेड, ओके। Yes, ma'am. Then 30% out of the total asset, okay. 20%. 20%. Ma'am, after this, 3 things are not allowed: land, building, and financial instrument. Land, goodwill, financial instrument. बिल्डिंग पे अलाउड है, ठीक है, बिल्डिंग पे अलाउड है। मैम बिल्डिंग कहाँ अलाउड नहीं था? समवेयर बिल्डिंग वाज नॉट अलाउड स्पेसिफिकली। कहाँ पे? साइंटिफिक रिसर्च साइंटिफिक रिसर्च में, लेकिन दूसरे सेक्शन साइंटिफिक रिसर्च डज नॉट अलाउ बिल्डिंग, या फिर Development लैंड अलाउड नहीं होता। सर लैंड अलाउड लैंड इज नॉट अलाउड इवन इन साइंटिफिक रिसर्च वाला पार्ट, बिल्डिंग वहां पे भी अलाउड है, ठीक है। ऐसे ऐसे नहीं क्रिएट नहीं करना, ठीक है। इसके बाद में सपोज दे आर गिविंग यू 35 AD, विड दे गिव अस डेप्रिसिएशन? तुम बताओ, मेरे को बताना भी नहीं। 35 AD दिया तो डेप्रिसिएशन भी देंगे तुमको? नहीं मैम 100% डिडक्शन मिलेगी। ऑलरेडी 100% डिडक्शन वी हैव अलाउड, लेकिन मैम किसी भी केस में 35 AD इफ वी आर टेकिंग बैक, then we will allow the depreciation because depreciation is mandatory. याद आ रहा है ये? Alternate minimum tax में whenever 35 AD का reversal you do, you have to subtract depreciation. ठीक है? और क्या है मैम? अभी सब नॉर्मल चल रहा है। मैम suppose I have loss of the specified business, carry forward indefinitely. मैम indefinitely क्यों carry forward करना है? सेम लॉजिक हुआ ना, बिकॉज अगर डेप्रिसिएशन देते तो अनअब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन वुड हैव बीन कैरी फॉरवर्ड इनडेफिनिट टाइम तक। तो सिमिलर वे में इफ आई एम हैविंग अनअब्सॉर्ब्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो भी इनडेफिनिट टाइम तक कैरी फॉरवर्ड होगा। फ्रॉम सेकेंड टू 6th पॉइंट, डू यू हैव एनी डाउट? क्योंकि अब जैसे मैं धीरे यहाँ पे जाऊंगी ना, दैट इज 7, चीजें बदलेंगी। सेकेंड से देख लो भाई 6 तक कोई डाउट है क्या जीवन में? वो 10,000 वाला लिमिट एक्सेट्रा लिमिट, कुछ भी डाउट है? रीड, एक सिर्फ बोलते ना गो थ्रू कर लो 2 to 6, कुछ जीवन में दिक्कत आई क्या इसमें? परचेज गुडविल अलाउड? नो गुडविल, स्पेसिफिकली बोला है, गुडविल नहीं, वेदर परचेज वेदर सेल्फ जनरेटेड, नो गुडविल चाहिए ही नहीं। I mean 20% of plant and machinery, whether in one asset 20% or whatever the plant and machinery bought at that point could get. ओवरऑल टोटल असेट व्हाटएवर यू आर हैविंग, ठीक है, इन योर बैलेंस शीट
overall total asset what you are having, in that total asset take 20% of what 20% could be second hand. Okay, Second. Okay, thank you. you mute yourself. किसके यहाँ गाने बज रहे हैं? Ma'am, point number 3. Rashmi, you are listening to the song or listening to the section 3580? मैम सड़क पे बज रहा है। हाँ, सच में कि पता चला इधर से म्यूट करके हम तो गाने सुन रहे हो। यस यस मैम कर रहे हैं। मैं वो गाड़ी वाला आया होगा मैम। चलो, यस, someone was having some doubt, पूछो। Ma'am, point number 3. Point number 3, if assessee is in the business of नहीं रुको, that we will do ना 14 business we will learn, we will read, then I will link that. ठीक है, अब आ जाओ सबसे पहले point number 7, if asset on which deduction is claimed under 35 AD is sold. Ma'am, if asset on which deduction under 35 AD is sold, then the entire sales price taxable under the head PGBP section number 28. ये क्या है फिर से? The missing pointer of section number 28 कि अगर 35 AD की asset sale की, if you sell the asset of 35 AD, entire sales price is taxable under the head सेक्शन नंबर 28 पीजीबीपी में। मैम वेट, अभी साइंटिफिक रिसर्च वाली एसेट भी सेल की थी, 100% डिडक्शन वाज अलाउड इन साइंटिफिक रिसर्च वाला एसेट। उधर सेल्स प्राइस सबसे पहले कंपेयर करो, सोल्ड विदाउट यूज इन द बिजनेस या सोल्ड आफ्टर यूज, कैसे सेल किया। मैम विदाउट यूज सेल किया तब भी तुम्हें डिडक्शन से कंपेयर करना था। यहाँ पे क्लियरली क्या लिखा है, कोई डिडक्शन से कंपैरिजन नहीं, एंटायर सेल्स प्राइस इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, बट साइंटिफिक रिसर्च में कैपिटल गेन भी इन्वॉल्व था। पहला डिफरेंस समझ में आया? फिर से जाते मैम, साइंटिफिक रिसर्च नॉस्टैल्जिक हो जाओ, अभी पढ़ रहे थे मैम साइंटिफिक रिसर्च में क्या लिखा था? इन साइंटिफिक रिसर्च इट वाज रिटन इफ यू आर सेलिंग द साइंटिफिक रिसर्च विदाउट यूटिलाइजिंग फॉर बिजनेस, तो sales price or deduction claimed earlier whichever is lower, याद है? बट मैम यहाँ पे पता है क्या है, if 35 AD की asset I am selling, क्योंकि ये बिजनेस में ऑलरेडी यूज होती थी तभी तो बोल रहा 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस की asset you are selling, जितना भी सेल्स प्राइस है एंटायर सेल्स प्राइस चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी, कैपिटल गेन की बात मत करना। एंटायर सेल्स प्राइस चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। मैम सेल्स प्राइस पूरा चार्ज होगा, वो एक्चुअल कॉस्ट माइनस नहीं होगी। क्यों करेंगे माइनस? ऑलरेडी 100% डिडक्शन अलाउड टू यू। ऐसा मत सोचना कि मैम रिमेंबर जब स्टॉक इन ट्रेड कन्वर्टेड इनटू कैपिटल एसेट तब आपने बोला था फेयर मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अरे ये तो देखो कि यहाँ ऑलरेडी 100% डिडक्शन इज अलाउड, तो व्हाट एवर इज द सेल्स प्राइस, उस सेल्स प्राइस को व्हाट यू शुड डू, पूरा पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल। नाउ टर्न योर पेज और क्वेश्चन सेक्शन नंबर 28 पे क्या लिख के आओगे? 35 AD का असेट सोल्ड, तो एंटायर सेल्स प्राइस ऑफ द असेट चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी सेक्शन 28। जाओ पेज नंबर 1 पे और लिखो अब ये लास्ट क्लॉज दैट वी हैव मिस्ड। मैम इन दोनों का सेम क्यों नहीं किया पैटर्न मैम? टैक्सेशन का दोनों में 100% ही तो अलाउड है। Right now I have told you the reason for that कि specifically यहाँ पे तुम्हें जजमेंट करना है कि whether it is utilized for the purpose of business or not।
because I am not utilizing it for the purpose of business, तो जितना deduction है या sales price whichever is less I want to take from you. But ये तो बोल ही रहा है ना 35 AD is for specified business, 14 specified business, मतलब ये 100% business purpose के लिए ही utilize हुआ है. Are you getting? ये हुआ ही किस लिए utilize है? For 100% business purpose it has been utilized. तो अगर इसको सेल करते हो तो before coming to the business already 100% deduction allow किया था. अभी अगर सेल कर रहे हो तो सेक्शन 28 में वापस से कर दो वो पीजीबीपी में, बिकॉज एंटायर थिंग वाज अलाउड अंडर द हेड पीजीबीपी, बट साइंटिफिक रिसर्च में देयर इज अ चांस ऑफ सक्सेस एंड फेलियर. वहां पे तुम्हारे एसेट साइंटिफिक रिसर्च सक्सेसफुल होगा या साइंटिफिक एसेट विल नॉट बी सक्सेसफुल, दैट इज अ डिपेंडेंट थिंग. तभी तो वहां पे बाइफर्केशन है. क्या बाइफर्केशन देखा था कि यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. अंडरस्टूड? और मैम अगर यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस तो रिमेंबर एक्सप्लेनेशन 43(1) कॉस्ट ऑफ एसेट नील. याद आ रहा है? तो 35 AD का पहला पॉइंटर, यहाँ पे पीजीबीपी हेड है, यहाँ पे पीजीबीपी भी है और यहाँ पे कैपिटल गेन भी है इफ इट इज यूटिलाइज नॉट यूटिलाइज फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस. मेरे को अभी पॉइंटर मैं नहीं डिक्टेट कर रही हूँ, बट जस्ट एक्सप्लेनिंग कि पहला पॉइंटर का डिफरेंस क्या है. मैं डिक्टेट करूंगी तभी लिखना. पहला डिफरेंस इज दिस कि एक जगह पीजीबीपी, ओनली पीजीबीपी, बट दूसरी जगह दो बाइफर्केशन, एंड बाइफर्केशन के बाद यू विल रियलाइज आइदर पीजीबीपी कैपिटल गेन और ओनली कैपिटल गेन का कॉन्सेप्ट इज देयर. डन? पहला पॉइंटर. नाउ सेकंड पे आते हैं. हम वो साइंटिफिक रिसर्च वाला पॉइंटर किया था, तो यहाँ पे क्या लिखा है? लॉस of specified business can be set off only against specified business, irrespective of whether the latter is eligible for deduction under 35 AD or not. इसको ना 2 बार स्टार करना, make it a 2 star. इसके ऊपर क्वेश्चन है, सिर्फ ये कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बना हुआ है जो मैंने कल तुम्हें दिया था. Then I cancelled that. I guess it was 28th वाला क्वेश्चन that I have purposely cancelled. बोलता है मैम लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस किससे सेट ऑफ करोगे? स्पेसिफाइड बिजनेस से. इज देयर एनी डाउट इन दिस? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सेट ऑफ विद स्पेसिफाइड बिजनेस का प्रॉफिट. यस, irrespective whether the later is eligible for deduction under 35 AD or not. इतने छोटे से पॉइंट पे इंस्टीट्यूट ने जो खेला है ना, नोटिस करो पेज नंबर 128 पे. इज देयर कमेंसमेंट का डेट गिवन? डेट ऑफ कमेंसमेंट दिया है 1/4/2009, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ऐसा दिया है ना. दैट मीन्स सपोज करते हैं आई एम टेकिंग पर्पसली होटल वाला इंडस्ट्री. होटल इंडस्ट्री के लिए उन्होंने क्या बोला है? दैट दिस बिजनेस ऑफ होटल इंडस्ट्री कमेंस ऑन आफ्टर 1/4/2010. मेरा एक होटल दैट हैज कमेंस्ड बिजनेस ऑन, होटल इंडस्ट्री का बिजनेस कब कमेंस हुआ? मेरा होटल नंबर ए. स्पेसिफाइड बिजनेस है यस, बट कमेंसमेंट कब हुआ? सपोज 1/4/2009. इट इज अ स्पेसिफाइड बिजनेस, बट इज इट एलिजिबल फॉर 35 AD? मैम 35 AD का बिजनेस तो है, होटल इंडस्ट्री इज अ 35 AD का बिजनेस, but is it eligible for 100% deduction of 35 AD? Say yes or no. No, ma'am. No. क्यों? क्योंकि commencement 2010 के बाद होना चाहिए था या on 2010 होना चाहिए था. Commencement should be on or after 1st of March 2010. ये पहले ही commence हो चुका है. ठीक है. Now ma'am, suppose it has income. Suppose मैम इसके पास क्या है? income है. ओके. अगेन एक और होटल है, होटल बी. नाउ दिस कमेंस्ड ऑन 1/4/2011. नाउ यू टेल मी, इज इट स्पेसिफाइड बिजनेस? से यस और नो? Yes. Yes. इज इट एलिजिबल फॉर 35 AD? Yes. Yes. तो ये बोलता है यहाँ पे मैम इसके पास आ गए लॉसेस. तो बोलता है स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस का इनकम. बट मैम बोल रहा है कि भले ही फिर इवन इफ द लेटर इज नॉट एलिजिबल फॉर 35 AD, दिस सेट ऑफ कैन हैपन. क्योंकि बोलता है बिजनेस सेट ऑफ, बिजनेस स्पेसिफाइड होना चाहिए. बिजनेस शुड बी अ स्पेसिफाइड बिजनेस. उसने ये नहीं कहा कि बिजनेस शुड बी एलिजिबल फॉर 35 AD.
क्या ये बात समझे तुम? Everyone understood? Business should be my specified business. They have not mentioned in order to set off, business should be specified as well as 35 AD का eligible. वो नहीं बोल रहा है, वो सिर्फ ये बोलता है business specified होना चाहिए बस. Then you can do the set off. और सेम क्वेश्चन ये जो होटल मैंने लिया है ना, सेम क्वेश्चन यू विल फाइंड जिसमें एक होटल बिफोर द टाइम स्टार्टेड, another hotel that is eligible for 35 AD, and one is having loss, one is having profit, और students करके आते हैं not eligible because specified business है, because this is not eligible for 35 AD. अरे वो ये नहीं बोल रहा सेट ऑफ करने के लिए, सेट ऑफ करने के लिए सिर्फ ये बोला है कि it should be a business that is specified business. वो ये नहीं बोल रहा it should be a specified business as well as eligible for 35 AD. क्या ये लाइन मैंने बहुत बार बोली? क्लैरिटी आई? Everyone, at least give an explanation. I can't understand. Now Yes, ma'am. write it. Write it in your language. Yes, ma'am. Understood. I'm dictating that. Take out a sticky note. And write analysis for point. Analysis for point 8. The note states that the note states that in order to get the set off, the note states that in order to get the set off, both the business should be eligible for, both the business should be eligible for being a specified business, should be eligible for being a specified business. It does not state that the business should be eligible for section 35 AD deduction. It does not state that the business should be eligible for 35 AD deduction. अच्छा, the example they have mentioned ना, ये भी example पता है क्या है? Actually a question, and this question has been framed as an example here. तो ये question है, ठीक है? And even when I was a student for DT, उस time भी पता है क्या हुआ था? मैंने भी ये mistake की थी कि नहीं not allowed. Why? Because 35 AD का deduction नहीं है तो नहीं. फिर वही बिना देखे किया, फिर check किया, चेक करके आज तक याद है कि दिस वाज माय मिस्टेक. तो लगे हाथ क्या बताया मैंने? बिना देखे क्वेश्चन करा करो, ठीक है? चलो ना, 9th क्या है पॉइंटर? बहुत इजी है, कुछ मत करना. इफ डिडक्शन 35 AD इज क्लेम तो 80 IA to RRB एंड 10 AA डिडक्शन नॉट अलाउड. अरे कोई एक डिडक्शन लो ना, एनी वन बेनिफिट. इफ यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ 35 AD, इग्नोर अदर बेनिफिट्स. सिंपल. लीव 10 वाला, लीव 11 वाला पॉइंट, लीव 12 वाला पॉइंट, 13 वाला पॉइंट, कम टू 14 वाला पॉइंट. सबसे इंपॉर्टेंट, none asset should be exclusively used for specified business for minimum 8 years from the year of acquisition. इंस्टीट्यूट की बातें सुनो तुम. अब बोलता है कि if you purchase an asset on which we are allowing 100% deduction, वो asset तुम्हें अपने specified business में कितने years तक use करना है? 8 years from date of acquisition. कितना easy है? 8 years from the date of acquisition. मैम हमें याद आता है 33 ABA. 33 ABA में भी lock-in period is 8 years only. In your section 33 ABA, the lock-in period is 8 years, but it is not from the date of acquisition. It is
एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच द एसेट वाज एक्वायर्ड, वहां से 8 इयर्स उसके काउंट होते हैं, और यहाँ पे डेट ऑफ एक्विजिशन से 8 इयर्स काउंट होते हैं. पर्पस ऑफ टेलिंग दिस, फोकसिंग इट इज, अगर एग्जाम में कंफ्यूजन हुआ तो यू विल टेक 8 इयर्स उसके केस में और यहाँ पे एंड ऑफ द ईयर इसके केस में. Are you getting? Now again a sticky note and specifically write 33 ABA and 35 AD दोनों का लॉक इन पीरियड स्पेसिफिकली यहाँ पे भी लिखो, एज वेल एज कहाँ पे जाके लिख रहे हो अभी के अभी तो 33 ABA के वहां पे भी. So you should know कि दोनों का टाइम लिमिट इज एंटायरली डिफरेंट. Write it down. ये छोटी छोटी मिस्टेक्स हैं that we are writing on sticky notes. Write it down. 33 ABA का टाइम लिमिट एंड 35 AD का टाइम लिमिट, एंड दोनों जगह स्टिक करो ये स्टिकी नोट को. ऑन द टॉप यू हैव टू स्टिक कि तुम्हें पता लगे दोनों का कंपैरिजन. डन मैम. 33 AB में इफ विद इन 8 years वी सेल द असेट तो भी टैक्सेबल होता था, राइट? लॉक इन पीरियड में इफ यू सेल द असेट विद इन 8 years दैट वाज टैक्सेबल, बट टू कंडीशंस व्हेन इट वाज नॉट इवन टैक्सेबल अगर 8 years में यू वर सेलिंग. याद आया? समथिंग वाज देयर इन 33 ABA कि मैम इफ विद इन 8 years the firm is getting converted into company, all the shareholders are same that were the partner, and all the assets and liability transferred, या फिर ये government undertaking है. In that case, in 33 ABA, even in 8 years you have transferred तो कोई बात नहीं. मतलब कुछ तो exception था in 33 ABA. 3 सेक्शन से कंपैरिजन चल रहा है. Are you getting? पहला कंपैरिजन मेरा जा रहा था साइंटिफिक असेट से. Scientific research वाली asset से my comparison was related to what is taxable, under which head it was taxable. Now I am comparing that time period, lock-in period with my 33 ABA and this section because these are all the source of confusions. ये हुआ. मैम यहाँ पे क्या लिखा है? उधर ATS का we understood कि वो गवर्नमेंट वाला and conversion वाला is the exception. यहाँ कोई exception नहीं. अब वो क्या बोलता है? Asset should be exclusively used for specified business. Specified business में use होनी चाहिए. Focus on this word. For 8 years, your asset should be utilized for the purpose of specified business. Ma'am, hotel is my specified business, yes. Hospital also my specified business, yes. Hotel से hospital में 8 years के अंदर मैंने transfer कर दिया, चलेगा. Because अभी भी it is utilized for the purpose of specified business. लिखा नहीं है ये कहीं पे. Now you have to analyze is specified to specified transmission, okay, कोई दिक्कत नहीं है. But अब वो लिखता है नीचे if it is used for non-specified business within 8 years. मतलब होटल specified business, coaching industry not at all a specified business. मैंने क्या किया? होटल का कोई asset I have transferred here in my coaching का business. अब क्या? नहीं चलेगा. I am not purposely writing because कल जब रिवीजन करूंगी सब लिख के और एनालिसिस देना है मुझे. अभी सिर्फ I am putting something in your head कि this is 35 AD. 35 AD बोलता है 8 years तक you should utilize for the purpose of specified business. तो मैम specified business से specified business में if I am going okay, but if you move from specified to non-specified तब क्या होगा? देखो क्या लिखा है, फोकस करो. मैम अगर नॉन स्पेसिफाइड में जाते हैं तो क्या लिखा है? मैम नॉन स्पेसिफाइड में जाते ही 35 AD का डिडक्शन ले लिया. क्या बोला? 35 AD का 100% डिडक्शन, रिवर्स रिवर्स रिवर्स.
याद करो, बोला था whenever there is reversal of 3580 always you will ask for मुझे compulsory depreciation चाहिए because depreciation is mandatory. You want to take my 100% deduction ले लो but give me depreciation. तो देखो क्या लिखा है, amount deducted under 3580 earlier minus depreciation that has been allowed. अब जो allow होना चाहिए था उतना तो दो. If you want to take 100% deduction ले लो but मुझे depreciation तो allow चाहिए. This is chargeable again under the head PGBP. Difference क्या होगा, chargeable होगा under the head PGBP. मैम अगर सेल करेंगे, सुनो अब वापस इधर आओ मैम, if we sell the asset, सेल करने पे entire sales price chargeable under that PGBP. मैम ट्रांसफर करने पे net amount deduction minus depreciation that is covered under PGBP. दोनों का डिफरेंस समझना. One is ट्रांसफर करना, नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफरिंग द असेट, देन नेट इज टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी. मैम सेल्स कर रहे तब एंटायर सेल्स प्राइस चार्जेबल टू टैक्स अंडर द पीजीबीपी. ये छोटा सा डिफरेंस है अभी भी, बट चेक करो सेल्स प्राइस लिखा है कि ट्रांसमिशन लिखा है. सेल्स प्राइस में डेप्रिसिएशन शुड नॉट बी डिडक्टेड एंड ट्रांसमिशन में यू हैव टू माइनस दैट 32 का डेप्रिसिएशन. अभी भी सिर्फ क्या है, रीडिंग ही चल रही है, अभी एनालिसिस पे पहुंचे नहीं है. दिस इज द रीडिंग और उसमें छोटे छोटे पॉइंटर्स आई एम गिविंग यू. और आगे आते हैं. अरे मैम क्या दिया है, द अबव प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल. एक्सेप्शन दिया है, क्या दिया है, अबव प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल इफ कंपनी बिकम सिक इंडस्ट्रियल कंपनी, लॉस मेकिंग कंपनी. लॉस मेकिंग कंपनी को चलेगा भैया, बिकॉज ऑलरेडी यू आर अ सिक कंपनी. तो सिक कंपनी क्या करेगी, अपने एसेट तो ट्रांसफर करेगी ना, उतना तो अलाउ करो. आर यू गेटिंग? इफ अ सिक कंपनी इज देयर, लॉस मेकिंग कंपनी इज देयर, तो इट विल डेफिनेटली ट्रांसमिट द बिजनेस. एसेट को ट्रांसमिट करेगी तो चलेगा भाई. लॉस मेकिंग होना ट्रांसफर कर लो. अब याद से, if asset is transferred from specified to non-specified within 8 years, then actual cost shall be चलो यहाँ पे क्या लिखा है, if asset is transformed from specified to non-specified within 8 years, actual cost shall be cost minus depreciation. वही repeated दिया है, actual cost shall be cost minus depreciation. मुझे सिर्फ इतना समझाओ डिफरेंस क्या है. ऊपर दिया है 3580 का डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर माइनस डेप्रिसिएशन, एंड अब दे रहे हैं कि इफ यू ट्रांसफर विद इन 8 years तो एक्चुअल कॉस्ट विल बी दिस, दैट इज कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन. फ्रैंक, यू शुड एक्सप्लेन मी द डिफरेंस. टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस. I need to read again. Why you are focusing more on video on, video off? I have already told everyone कि ये अभी सबसे ट्रिकी सेक्शन है. So what I need, focus. So what is the logic of on off video? अभी मैं क्यों सिर्फ रीड करवा रही हूँ? Do you think so? आज की रीडिंग के बाद I will complete it? No, कल लिख के करवाना है इसको. वापस आओ मैम. सबसे पहले यस बोलो. Shifting to PDF read the first. Okay. See, first of all मैम बोला था within 8 years if you transfer, so that is something why you have transferred, we have disallowed. हमने बोला था ट्रांसफर मत करना. तो what is chargeable under the head PGBP? एक मिनट मैम, chargeable under that PGBP मतलब we have paid the taxes, समझ रहे हो? Chargeable under the head PGBP का मतलब क्या मैम? We have paid the taxes on that, समझ गए? Yes. तो जिस पे टैक्स पे किया उसी पे तो I can claim the deduction ना. तो अब वो क्या बोल रहा है कि मैम when within 8 years, अगर आपने 8 years के अंदर किसी असेट को ट्रांसफर किया था टू द नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस,
तो मैम व्हेन इन एटीएस यू हैव ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, तो दैट इज टैक्सेबल। मैम किस हेड में इट इज टैक्सेबल? इट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। कितना टैक्सेबल होगा? 35 AD का डिडक्शन यू हैव क्लेम्ड अर्लियर, जो भी 100% डिडक्शन क्लेम किया था माइनस डेप्रिसिएशन, ये पीजीबीपी हेड में टैक्सेबल है। एंड व्हाट इज टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी? ये कॉस्ट ही था ना सेट का, दैट वाज 100% अलाउड टू यू। आफ्टर डेप्रिसिएशन दिस इज चार्जेबल अंडर द हेड पीजीबीपी। तो बोल रहा है कॉस्ट कितनी मानोगे अपनी असेट की? अब यही तो कॉस्ट होगी ना, दैट इज व्हाट इज एक्चुअल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ये नेट कॉस्ट जो है दिस विल बिकम 43 सबसेक्शन 1 का एक्सप्लेनेशन याद करो। नाउ दिस विल बिकम कॉस्ट, और इस पे आगे से क्या मिलेगा तुमको? डेप्रिसिएशन अलाउ होगा। तो दोनों चीजें अलग है, एक बोल रहा है कि व्हाट इज नाउ कॉस्ट फॉर यू, एंड सेकेंड कह रहा है कि कॉस्ट नहीं, पीजीबीपी में टैक्सेबल क्या होगा। तो एक बार टैक्सेबिलिटी के लिए दे हैव एक्सप्लेन, और एक बार कॉस्ट के लिए दे हैव एक्सप्लेन कि व्हाट इज गोइंग टू बी द कॉस्ट। इतना आया? अभी भी स्लो स्लो अभी हम इतना गए। ये जो लास्ट का तुमको दिख रहा ना चार्ट, ये इतना नहीं है, इसमें बहुत कुछ है। एंड इसको गैलेक्सी बना लो तुम तो पूरी, 5 स्टार कर लो। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, लास्ट का चार्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैम क्या क्या बोला? फर्स्ट ऑफ ऑल, इज 35 AD मैंडेटरी सेक्शन? तुम ही आंसर करते जाओ, तो लेट मी चेक कि याद भी है। 35 AD मैंडेटरी है? Optional. कितना परसेंट का डिडक्शन? 100%। रेवेन्यू एक्सपेंस पे? No, capital Capital. expenditure. Capital. तो 3 चीजें तो डन हो गई। फिर उसके बाद इफ आई परचेज अ कैपिटल असेट एंड आई सोल्ड इट, सेल बोल रही हूँ, सेल कर दिया, तो किस हेड में टैक्सेबल? सेल प्राइस PGBP. कितना टैक्सेबल? Full sales Sale value. price. जितना Price. सेल्स प्राइस है दैट इज Sale. टैक्सेबल। अब मैं बोल रही हूँ इंस्टेड ऑफ सेलिंग आई ट्रांसफर द असेट। एक लॉक इन पीरियड बताया था, क्या था लॉक इन पीरियड? 8 years. 8 years. From the date of acquisition. From 8 years from Date of From the acquisition. date of date of acquisition. From the year. acquisition. तो 8 years from the date of acquisition you cannot transfer the asset. ठीक है, कहाँ ट्रांसफर Ma'am. नहीं करना? कहाँ ट्रांसफर नहीं करना? टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस, राइट? मैम स्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? कैन वी ट्रांसफर इन स्पेसिफाइड बिजनेस से, यस और नो? Yes, ma'am. Yes. चलेगा. इफ आई ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस तब क्या होगा? कुछ टैक्सेबल है Yes, ma'am. क्या? Depreciation. Deduction claim earlier Deduction minus claimed earlier. application. डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर वापस दो, क्योंकि बिकॉज 8 years में यू हैव ट्रांसफर। देन डिडक्शन क्लेम्ड अर्लियर के बाद क्या आएगा? माइनस डेप्रिसिएशन, दैट शुड बी अलाउड। Minus depreciation. Depreciation. और Allow यही होना नेट जो होगा, दिस सेम नेट विल इट बिकम योर कॉस्ट? यही तो तुम्हारे लिए कॉस्ट बन जाएगी, Actual बिकॉज इस पे तुम टैक्स पे कर रहे हो। बिकॉज ऑन दिस नेट यू आर पेइंग द टैक्सेस। क्या नेट था? 35 AD का डिडक्शन अलाउड अर्लियर माइनस डेप्रिसिएशन, इस नेट पे आई हैव पेड द टैक्सेस, और दिस जिस पे मैंने टैक्स पे किया दैट इज माय एक्चुअल कॉस्ट। इतना है। अब आओ तुम एक बार चार्ट पे, और चार्ट में देखो ट्रांसफर टू अनदर बिजनेस। 35 AD कहता है ट्रांसफर टू अनदर बिजनेस। मैम सबसे पहले इफ आई ट्रांसफर टू अ स्पेसिफाइड बिजनेस, क्या लिखा है उसने? नो ट्रीटमेंट, बिकॉज स्पेसिफाइड टू स्पेसिफाइड डन। मैम इफ आई ट्रांसफर टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस आफ्टर 8 years, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज 8 years का ही तो टाइमिंग है। व्हाट इफ मैम आई ट्रांसफर टू अ नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस आफ्टर 8 years? नो इश्यूज, बिकॉज माय टाइम लिमिट इज 8 years. Within 8 years you cannot transfer to non-specified business. After 8 years जो करना है करो। तो देखो अब एक साथ टू नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस आफ्टर 8 years दिख रहा है तुमको चार्ट में? क्या लिखा है? नो पीजीबीपी। नो पीजीबीपी का मतलब है आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट टैक्सेबल, नाउ नॉट टैक्सेबल अंडर द हेड पीजीबीपी बिकॉज 8 years का टाइम लिमिट elapsed. तो मैम सपोज आई ट्रांसफर सेल्स प्राइस माइनस एक्चुअल कॉस्ट, तो कुछ भी नहीं होगा, तो मैम एक्चुअल कॉस्ट तो नील रहने वाला है। तो वट एवर इज योर सेल्स प्राइस, एक सेकेंड मैम, 35 AD स्पेसिफाइड बिजनेस का एसेट इफ आई सेल, एंटायर सेल्स प्राइस इज चार्जेबल टू टैक्स। आर यू गेटिंग?
ओवरऑल क्या हो जाएगा, टैक्स में जाएगा। अब मेरे को फिर से यहाँ पे देखो मैम, इफ आफ्टर 8 years आई एम सेलिंग द असेट, मतलब 100% का डिडक्शन मैं ले चुकी हूँ। 100% का डिडक्शन आई हैव टेकन, मतलब एक्चुअल कॉस्ट क्या है, निल है। एक्चुअल कॉस्ट इज गोइंग टू बी निल। मैम यहाँ पीजीबीपीएफ कुछ नहीं आएगा, नहीं आ सकता ना पीजीबीपी, इधर कुछ नहीं आ सकता आफ्टर 8 years, क्योंकि आफ्टर 8 years हमने अलाउ किया कि तुम ट्रांसफर करो। तो फिर मैम क्या टैक्सेबल होगा, जो डिफरेंस, जो तुम्हारा सेल्स प्राइस होगा वो इस रीजन से टैक्सेबल नहीं हो रहा है क्योंकि तुमने 8 years के अंदर ट्रांसफर कर दिया। वो इस रीजन से हो रहा है क्योंकि नाउ सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है, तो पूरा की पूरा सेल्स प्राइस तुम्हारा टैक्सेबल होगा अंडर कैपिटल गेन। आर यू गेटिंग? दैट विल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर कैपिटल गेन। थोड़ा थोड़ा आइडिया लग रहा है बिकॉज अभी सिर्फ समझो, मैं इसके एनालिसिस पे नहीं हूँ, सिर्फ समझो। अगेन मैम, व्हाट इफ वी ट्रांसफर विद इन 8 years? अब तुम खुद ही देखो, अभी तो कितनी बार समझा, इफ यू ट्रांसफर विद इन 8 years, the deduction claimed earlier minus depreciation and actual cost will be actual cost minus depreciation. Check करो, वही नहीं लिखा है? Is it the same thing? अब तुमको आज पता है क्या करना है, मैंने कोई एनालिसिस नहीं दिया है, a 0% एनालिसिस I have given. हाँ, थोड़ी थोड़ी जगह लिंकेज I have given. Target for you today is only one thing, 35 AD का proper reading, that scientific research वाले का proper reading, and third 33 ABA. This three you should have proper reading. कौन सा? 33 ABA, write it down. 33 ABA, 35 AD and scientific research, so that कल हम नोट्स बना पाए, नोट्स बना के लिख के समझ पाएंगे इसको, ठीक है? चलो, so that is for the day.